A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain SSC MTS set taken from Ajay Kumar Singh's book, and it is set 43 of MTS, set 43 of multitasking examination, paper 2017. So let's get started. And question number one is कॉमन एरर। कॉमन एरर है क्वेश्चन नंबर वन में, आप सभी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर वन है सेवरल पीपल वर बुक्ड फॉर आर्जन, आगजनी होता है, बुक्ड का अर्थ यहाँ अरेस्टेड है, आर्जन मीन्स आगजनी, रियटिंग के लिए यानी दंगा, इलीगल असेंबली यानी अवैध भीड़ भाड़ लगाने के लिए, एंड अटेम्प्टिंग सब नाउन फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो अटेम्प्टिंग का भी आप नाउन लिखें, इसलिए अटेम्प्ट होगा। ये सभी नाउन फॉर्म में लिखे गए हैं। आर्जन आगजनी नाउन है, रिएटिंग जो है वो भी नाउन का काम कर रहा है, इलीगल असेंबली भी कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, तो अटेम्प्टिंग के बदले अटेम्प्ट होगा। एक ही तरह के शब्द कॉमा से जोड़े जाते हैं, सबको नाउन कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर टू में है द पुलिस सेड दैट द अक्यूज्ड वर अरेस्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। अक्यूज्ड को वेरियस प्लेसेज से अरेस्ट किया गया इन सिरसा आफ्टर दे आर। अब आप देख रहे हैं द एक्यूज्ड यहाँ मोर देन वन को बता रहा है, टेड यहाँ पास्ट टेंस में है, अरेस्टेड वर अरेस्टेड पास्ट टेंस में है, तो आप आर कैसे लिख सकते हैं, यह भी पास्ट टेंस में होगा और आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने फीलर है और बहुत सिंपल है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से है। आकांक्षा इज अनॉयड डैश मी, सबको याद है अनॉयड के बाद और एंग्री के बाद यदि ह्यूमन बींग दिया हुआ हो तो हम विथ का यूज करते हैं, ह्यूमन बींग दिया हुआ हो तो हम विथ का यूज करते हैं, अन्य कोई थिंग दिया हुआ हो, किसी का बिहेव दिया हुआ हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं, और अनॉयड होने के कारण का वर्णन हो तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ आकांक्षा इज अनॉयड डैश मी, मी ह्यूमन बींग, इसलिए हम विद का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने, आई आस्क्ड हर फॉर सम मनी बट सी डैश, मैंने उसे कुछ पैसे मांगे लेकिन सी डैश, उसके पास थे उसके पास नहीं थे, लेकिन बट आ गया तो नेगेटिव ही तो होगा। बट सी हैज नॉट, ये तो आप सोचेंगे भी नहीं क्योंकि इधर पास्ट है तो प्रेजेंट यहाँ हो नहीं सकता। अब हैड नॉट, हैड नन और हैड नन, हैड नन दो बार कैसे आ गया, आंसर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। मैंने उसे कुछ पैसे मांगे लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो अगर आप सिर्फ हैड नॉट लिखते हैं तो सेंस कंप्लीट नहीं मिल पाता है। पैसे उसके पास नहीं थे, क्या पैसे, तो इसलिए यहाँ पर नन लिखना जरूरी है। एक नो इम्प्रूवमेंट हो, एक में कुछ और होना चाहिए, टाइपिस्ट से गलती हो गई। फोर का आंसर सी और डी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने, फाइव सिक्स और सेवन, ये जो तीन क्वेश्चंस हैं इनमें आपको सिमिलर वर्ड बताना है यानी सिनोनिम बताना है। फाइव सिक्स और सेवन में शब्द है अबोल्यूशन। अबोल्यूशन, अबोलिश वर्ब का नाउन है, अबोल्यूशन का वास्तविक मीनिंग उन्मूलन होता है। किसी प्रथा के उन्मूलन में अबोल्यूशन का यूज करते हैं, इसका सिनोनिम इरेडिकेशन होता है। अपरूटिंग होता है, लीगलाइजेशन, द एक्ट ऑफ लीगलाइजिंग इज लीगलाइजेशन, कॉन्फॉर्मेशन पुष्टि, द एक्ट ऑफ कॉन्फॉर्मिंग इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन, प्रमोशन द एक्ट ऑफ प्रोमोटिंग, हिंदी में पदोन्नति कहते हैं, पदोन्नति कैसे लिखेंगे देख लीजिएगा आप लोग, पदोन्नति, और कैंसिलेशन एक्ट ऑफ कैंसिलिंग समथिंग, एक्ट ऑफ तो
अबोलिशन में हम किसी चीज को रद्द करते हैं, समाप्त करते हैं। कैंसिलेशन भी वही होगा। एग्जैक्ट वर्ड तो इरेडिकेशन होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इससे नजदीक वर्ड कौन होगा? कैंसिलेशन होगा। इसलिए आंसर हम डी सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और वर्ड है स्लैक। स्लैक का आपको सिनोनिम बताना है। ए में स्टीफ है, बी में फीबल है, सी में रिजिड है और डी में टाइट है। तो स्लैक, स्लैक का दो अर्थ, एक शिथिल, दूसरा मंद। अच्छा, एक और अर्थ, ढीला ढाला, समथिंग दैट इज नॉट टाइट। ढीला ढाला, स्टीफ, कड़ा, फिबल, कमजोर, रिजिड, कठोर और हठी, टाइट, कड़ा। तो स्टीफ और टाइट ये दो स्लैक के एंटोनिम हो जाएंगे। अब रिजिड भी तो इसका एंटोनिम ही है, तो हमें आंसर यहाँ फीबल देना होगा। स्लैक का यूज हम करते कहाँ? जैसे व्यापार मंदा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे बिजनेस इज स्लैक दिस डेज। आजकल व्यवसाय मंदा है, तो बिजनेस इज स्लैक दिस डेज। स्लैक का दूसरा प्रयोग, किसी चीज को कहना हो कि ढीला छोड़ दो, जैसे रस्सी वगैरह को ढीला छोड़ दो, टाइट मत खींचो, तो लीव द रोप स्लैक, लीव द रोप स्लैक, रस्सी को ढीला छोड़ो यानी टाइट ना करो। तो 6 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, वॉबल। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में स्टेबिलाईज है, बी में बैलेंस है, सी में वाइब्रेट है और डी में बी स्टील है। तो वॉबल, वॉबल मीन्स होता है लड़खड़ाना, कांपना, वाइब्रेट करना, सीधी न होना, वॉबल कहलाता है। स्टेबिलाईज एंटोनिम हो जाएगा, स्टेबिलाईज स्थिर होना या स्थिर करना, बैलेंस संतुलित करना, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में संतुलन, वाइब्रेट कांपना, बी स्टील स्थिर होना। सिनोनिम देना है वॉबल का, तो हम सी सेलेक्ट करेंगे, वाइब्रेट। वाइब्रेट मीन्स कांपना, वॉबल मीन्स थरथराना, वॉबल मीन्स कांपना, लड़खड़ाना, थरथराना। 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में आपको अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। वर्ड है डिसडेन, ए में स्कॉर्न, बी में डिसलाइक, सी में फेवर और डी में प्राइड। तो डिसडेन, डिसडेन मीन्स होता है नापसंदगी, आप इसे घृणा भी कह सकते हैं। डिसडेन, कॉर्न उपहास, इसके लिए हम खौफ का यूज करते हैं, मौकरी का यूज करेंगे। मौकरी उपहास, खौफ उपहास, कॉर्न उपहास, डिसलाइक नाउन के रूप में नापसंदगी, फेवर कृपा या पक्ष और प्राइड गर्व। प्राउड का एडजेक्टिव होता है प्राइड। अब डिसडेन जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है, कॉर्न डिसलाइक ये दोनों नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। फेवर कृपा, प्राइड गर्व अहंकार। तो यहाँ क्या दें? तो यहाँ हम फेवर देंगे, इसलिए क्योंकि जब हम किसी से डिसडेन करते हैं, बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते, तो उसका अपोजिट फेवर करते हैं, यानी उसके हम पक्ष में होते हैं। 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इंडियोवा। ए में एम, बी में एफर्ट, सी में लेजीनेस और डी में वेंचर। इंडियोवा मीन्स प्रयास होता है, इंडियोवा प्रयत्न होता है,
इसके सिनोनिम के रूप में आप अटेम्प्ट का यूज करेंगे, एफर्ट का यूज करेंगे, एफर्ट, अटेम्प्ट, इंड्यूवर। एम मीन्स उद्देश्य, एम मीन्स लक्ष्य, एफर्ट प्रयास, लेजीनेस सुस्ती, शिथिलता, वेंचर, साहसिक काम, इंड्योवा प्रयास, प्रयत्न। जब हम इंड्योवा करते हैं तो हमारे अंदर लेजीनेस नहीं होता, हम उस चीज के प्रति प्रॉम्प्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, हमारे अंदर एक्टिविटी होती है। एंटोनिम देना है तो यहाँ हम लेजीनेस सेलेक्ट करेंगे। 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। शब्द है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट बनाना, निर्माण करना। अब फैब्रिकेट का हम नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कोई मनगढ़ंत कहानी, बनाई हुई घटना, फैब्रिकेटेड स्टोरी, खास तौर पर मनगढ़ंत केस के लिए। जैसे लोग बोलते हैं कि इट्स अ कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड केस अगेंस्ट मी, यानी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये केस ताना बाना बनाया हुआ है, मेरा कोई लेना देना इसके साथ नहीं है। बिल्ड बनाना, निर्माण करना। हाँ, तो ऐसी स्थिति में फैब्रिकेट का सिनोनिम क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। ब्रेक तोड़ना, अलग करना, कंट्राइव प्रयत्न करना, कुछ उपाय इत्यादि निकालना, कंट्राइव है यत्न करना, यत्न करना, उपाय निकालना, उपाय ढूंढना, किसी मसले के समाधान इत्यादि के लिए प्रयत्न करके उपाय ढूंढ लेना, कैसे होगा, यानी कंट्राइव करना। इरेक्ट वर्ब के रूप में लेंगे तो सीधा करना, या ऐसे सीधी किसी चीज को खड़ा करें, इरेक्ट कहलाता है, सीधा करना। पोल इत्यादि को, बिजली के खंभे को इरेक्ट किया जाता है। तो फैब्रिकेट बनाना, निर्माण करना। देना है हमें एंटोनिम, क्या दे दिया जाए, बिल्ड दे नहीं सकते, कंट्राइव एरेक्ट दे नहीं सकते, ब्रेक देंगे तोड़ देना। यहाँ फैब्रिकेट क्रिएट के अर्थ में आ रहा है, मेक के अर्थ में आ रहा है, इसलिए हम ब्रेक सेलेक्ट करेंगे। 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेज है। 11 और 12 में आप सॉल्व कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीएस के क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, अ टर्निंग पॉइंट यानी एक मोड़। बोलते हैं कि हर मैरिज वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, एक मोड़ था जहां से कुछ बदलाव आया उसके जीवन में। किसी के जीवन में जहां से कुछ बदलाव आए उसे उस जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। तो अ टर्निंग पॉइंट एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज। जी हाँ, वह चीज जो बदलाव को उत्पन्न करती है उसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो आंसर ये होगा, ब्रिंग अबाउट का कारण बनना या घटित होना। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अबाउट ब्रिंग से बना है, इसका अर्थ होता है का कारण बनना। तो 11 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ऑल मून साइन, आंसर देंगे आप। ऑल मून साइन आंसर दीजिए। फार फ्रॉम रियलिटी, क्लोज टुगेदर, सेंटिमेंटल एंड ऑन द हाइट। ऑल मून साइन का मतलब होता है झूठा, जो अवास्तविक हो। ऑल मून साइन यानी फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से काफी दूर। तो आंसर 12 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है, ब्रैकेट में वॉज दिया हुआ है और क्वेश्चन है इंटरेस्टिंगली द टू वीमेन वॉज वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। रोचक बात यह है कि दोनों औरतें भिन्न पर्सनालिटी की थीं, यानी अलग अलग व्यक्तित्व की थीं। तो इंटरेस्टिंगली द टू वीमेन,
जब हम 2 वीमेन लिख रहे हैं तो हम वॉज कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर वर लिखेंगे और आंसर देख लें वर किस में है, नहीं है, तो आंसर आर लिखना होगा। प्रेजेंट में लिखा जा रहा है, पास्ट में लिखा जाता तो वर होता, प्रेजेंट में लिखेंगे तो आर हो जाएगा, इसलिए 13 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, ब्रॉट इनटू पर आप फोकस करें, इसी को अगर जरूरी पड़े तो आपको इम्प्रूव करना होगा। येट देयर कंबाइंड अचीवमेंट्स, हालांकि उनका कंबाइंड अचीवमेंट्स ऑल्सो ब्रॉट इनटू फोकस, फोकस में लाया गया। ब्रॉट इनटू फोकस द फैक्ट, ऑब्जेक्ट है, उस फैक्ट को फोकस में लाया, दैट नेक्स्ट बेस्ट वुमन शटलर इन इंडिया इज। अब यहाँ प्रेजेंट में चर्चा की जा रही है, इसलिए हम स्पष्ट करें कि यहाँ पास्ट नहीं लिखना था, प्रेजेंट ही लिखना था, तो बॉट इनटू नहीं ना, यहाँ ब्रॉट इनटू होना चाहिए, क्योंकि ब्रिंग इनटू लाइट होता है, ब्रिंग इनटू फोकस होता है, यानी सामने लाना, फोकस में लाना, तो टाइप मिस्टेक होगा। इधर देखिए, हाँ देखिए, ब्रिंग इनटू दिया हुआ है आंसर सी में, तो सी होगा, क्योंकि आप चर्चा प्रेजेंट में देख रहे हैं, प्रेजेंट में चर्चा देख रहे हैं आप, तो इधर अगर हम पास्ट लिख देते हैं तो आगे भी तो पास्ट होना चाहिए, जबकि प्रेजेंट है, यानी यह स्पष्ट कर रहा है कि आप पास्ट सेलेक्ट न करें, तो फिर करें क्या, तो देयर कंबाइंड अचीवमेंट्स है, इसलिए हम ब्रिंग इनटू सेलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रिंग इन इनटू नहीं होता है, ब्रॉट इन इनटू नहीं होता है, तो ये तो स्पष्ट कर रहा है कि आप आंसर सी सेलेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यह। ए पर्सन एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेज, वह व्यक्ति जो आर्म्ड फोर्सेज में एम्प्लॉयड है उसे क्या कहते हैं, ए में प्रिंसिपल, बी में पर्सोनेल, सी में कैनल और डी में कैनल। प्रिंसिपल आप जानते हैं, प्रिंसिपल मीन्स हम प्रमुख कहें, प्राचार्य कहें, प्रमुख, प्राचार्य, प्रधान, मुख्य। पर्सोनेल मीन्स कर्मचारी होता है, लेकिन सेना में बहाल व्यक्ति भी पर्सोनेल कहलाता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। केनल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, केनल मीन्स कुत्तों के रहने का जगह, केनल होता है द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर डॉग्स लीव, द प्लेस वेयर डॉग्स लीव, कुत्तों के रहने के स्थान को हम केनल कहते हैं। और ये कैनल है काइंड ऑफ कोल, ये कोयले की एक वेराइटी है, काइंड ऑफ कोल होगा, यानी अब हम इसमें दें क्या, प्रिंसिपल दे नहीं सकते हैं, कैनल और कैनल तो सोचेंगे नहीं, तो पर्सोनेल, ऐसे पर्सोनेल शब्द पहले आर्मी में ही यूज हुआ, सेना में यूज हुआ पर्सोनेल, बाद में अब हेल्थ पर्सोनेल भी हो गए, सिक्योरिटी पर्सोनेल भी हो गए, लेकिन पहले इसका यूज जो होता था सेना में ही होता था, इसलिए यह क्वेश्चन दिया गया पर्सोनेल। लेकिन अब इसका बहुत ब्रॉड यूज है, वाइड यूज है, विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न क्षेत्रों में इसका यूज किया जा रहा है, तो 15 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, अ प्लेस वेयर क्लॉथेज आर kept, आपको बताना है वह जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। अ प्लेस वेयर क्लॉथेज आर kept, बाथ रॉब, नहाने से पहले और नहाने के बाद में पहना जाने वाला कपड़ा, नहाने से ठीक पहले, नहाने के ठीक बाद पहना जाने वाला कपड़ा बाथ रॉब है, रॉब मीन्स वस्त्र होता है, पोशाक होता है, बाथ इज बाथ। जियोप रॉब, ये ए प्रोबिंग डिवाइस, ए प्रोबिंग डिवाइस और सैंपलिंग सोयल, सोयल की क्वालिटी को जांच करने वाले डिवाइस को हम जियोप रॉब कहते हैं। एनआई रॉब एक जीव है, एक क्रीचर है, दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर जाता है, एनाइरोब कहलाता है। और वार्डरोब मीन्स होता है अलमीरा, कपड़ा रखने की अलमीरा, पोशाक रखने, वस्त्र रखने की अलमीरा को हम वार्ड रॉब कहते हैं। तो 16 का आंसर
डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करें। ये सभी क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जा चुके हैं। एमटीएस 2017 के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सेम पेपर, क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया जा रहा है। 12th का स्पेलिंग बी होगा, इसमें एफ रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 12th लिख देंगे, लेकिन 12th होता है। 17 का आंसर बी होगा। ये रिपीट किया है, इसके पहले भी पूछा है, ये 2013-12 में भी पूछ चुका है। 18 में शब्द है स्किलफुल। स्किलफुल हम दो तरह से लिखते हैं, एक SKILFUL, यह अमेरिकन इंग्लिश होता है। एक एल है ना, अब अमेरिकन लिख दिया तो डबल एल कर देता हूं। अमेरिकन इंग्लिश होता है ये। डबल एल जिसमें होगा वो अमेरिकन इंग्लिश होगा। और यही अगर हम एक एल लिखें, दोनों जगह एक एल, स्किलफुल, तो ये हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश। डबल एल तो दोनों में किसी में नहीं होता है, डबल एल वाला तो देखते काट दें, ये होता ही नहीं है। स्किल्सफुल ये तो गलत ही है। स्किलफुल ये अमेरिकन है, ये तो होगा ही नहीं। अब मजबूरी में आंसर सी आप सेलेक्ट कर लें, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश SKILFUL होता है। यहाँ अमेरिकन ही हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है। 18 का आंसर सी होगा। स्किलफुल मीन्स होता है कुशल, दक्ष, निपुण। एड्रॉइट, अडेप्ट, एट होम इन, इसका सिनोनिम होगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, अडेप्ट, एट होम इन, एड्रॉइट, इन सब का अर्थ निपुण होता है। 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 अरेंज करें आप। सम्बुल्ड पार्ट दिए गए हैं, इन्हें अरेंज कर देना है। द रियलाइजेशन ऑफ द कह रहा है कि आप नाउन या नाउन फ्रेज रखें, तो या तो पी से शुरू करें, नहीं तो क्यू से। आर से तो शुरू करेंगे ही नहीं, ये ऐसे ही कट जाएगा। या तो पी से नहीं तो क्यू से। द रियलाइजेशन ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल हैज कैन बी, सेंस नहीं मिल रहा है, यानी पी से भी शुरू न करें, सेंस नहीं निकल रहा है। द रियलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट, नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट की अनुभूति। दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट आता है। वेस्ट डिस्पोजल हैज, जो वेस्ट डिस्पोजल में है वह हो सकता है, कैन बी, क्यू पहले होगा उसके बाद पी होगा और तब आर होगा। कैन बी, बी के बाद ए, कैन बी अ वेरी सोबरिंग एक्सपीरियंस, मतलब वह एक्सपीरियंस जो गंभीरता में ला दे उसे हम सोबरिंग एक्सपीरियंस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा QPR, और QPR ए में दिया हुआ है, तो 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को आप जल्दी से बता दें क्या होगा आंसर 20 का। बहुत ही हल्का है, छोटा सा है, जल्दी से आप सभी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। आवर बैड टाइम्स एंड बैड फ्रेंड्स, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में मैच नहीं करेगा। आवर बैड टाइम्स एंड बैड फ्रेंड्स मेक अस रियलाइज अबाउट ना, आवर बैड टाइम्स, हमारे बुरे वक्त हमें रियलाइज कराते हैं। आवर बैड टाइम्स मेक अस रियलाइज अबाउट आवर गुड एंड बैड फ्रेंड्स, हमारा वक्त जब बुरा होता है तो हमें अनुभूति होती है कि कौन से दोस्त हमारे अपने हैं, अच्छे दोस्त हैं, और कौन से बुरे दोस्त हैं। तो आंसर होगा RQP। आर, अरे हाँ, बी में है, RQP। 20 का आंसर बी होगा। अब 21 to 25 क्लोज टेस्ट है, और मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग इसे सॉल्व करें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, मीन्स डैश इन द वेराइटीज। तो अनेकता में एकता यानी वैरायटीज में क्या, तो वही तो यहाँ भी हुआ ना कि वैरायटीज में एक होना। तो एक होना क्या है, वननेस है। वननेस है, ओपननेस है, यूनिकनेस है, एम्प्टीनेस है। एम्प्टीनेस खालीपन है, यूनिकनेस अद्वितीयपन,
यानी किसी कोई दूसरा उसके तरह न होने की स्थिति हो तो यूनिकनेस का यूज करें। ओपननेस यानी कुछ भी छिपा हुआ न हो, ओपननेस की स्थिति, तो यहाँ वननेस होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यूनिटी के डाइवर्सिटी के बदले वैराइटीज रख दिया गया, तो यूनिटी के बदले शब्द रखना है तो हम वननेस रखेंगे, वननेस इन वैराइटीज। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री प्रूविंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर डैश ईयर्स। भारत सबसे अच्छा देश है जो इस कंसेप्ट को डैश ईयर से, इस कंसेप्ट को डैश ईयर से, इस कंसेप्ट को डैश ईयर से प्रूव कर रहा है या प्रूव किए हुए है। प्रूविंग दिस कर रहा है कितने वर्षों से? मच मेनी मोस्ट द मेनी होगा, बहुत सारे, मतलब लंबे समय से कहें, बहुत वर्षों से। 22 का आंसर बी होगा। 23 आपके सामने, आंसर दीजिए आप लोग 23 का। इंडिया इज अ कंट्री वेयर इट इज वेरी क्लियर टू सी। भारत एक देश है जहां बहुत ही क्लियर है, विविड है, स्पष्ट है, क्लियर है, मैनिफेस्ट है, डायरेक्ट है, ऑब्वियस है, एविडेंट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में यही चीज बहुत ही क्लियर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह भारत में देखना स्पष्ट है। बिकॉज पीपल ऑफ मैनी रिलीजन, रेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन, यहाँ तो एक मिस्टेक है, जब मैनी लिखे तो रिलीजन्स होना चाहिए, रेसेज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही पूछा गया है तो मैं क्या करूं। यह वह देश है जहां देखने को मिलता है कि यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे रेसेज यानी जातियों के लोग, संस्कृतियों के लोग, परंपराओं के लोग साथ में रहते हैं, विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर्स फीलिंग्स, बिना एक दूसरे के भावनाओं को प्रभावित किए। अफेक्ट का मतलब बुरा प्रभाव डालना होता है जनरली, तो बिना गलत प्रभाव डाले, उनके मान्यताओं को बिना गलत प्रभाव डाले टू देयर रिलीजन, यानी हर कोई अपने अपने धर्मानुकूल जीवन जी रहा है, एक दूसरे के धार्मिक मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। यह भारत में ही देखने को मिलता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी dash on the experience of unity even after lots of differences of cultural, social, physical, linguistic, religious, political, ideological, psychological etc। एक ही बात रिपीट की जा रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ एक अनेकता में एकता, डैश ऑन द एक्सपीरियंस 23 सिंपल, न्यूट्रल, इंडिफरेंट, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल साधारण है, न्यूट्रल उदासीन है, इंडिफरेंट और न्यूट्रल तो एग्जैक्ट सिनोनिम होते हैं, आंसर कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सारी चीजें एक साथ हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, मिक्स्ड स्थिति को व्यक्त कॉम्प्लेक्स करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ, ये स्टेट नहीं कर रहा है 23 में, 23 छूटा क्या हमसे, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कह रहे हैं कि कुछ सेट नहीं कर रहा है, ये छूट गया है, 23 यहाँ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी डैश ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी, यहाँ वर्ब चाहिए देखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इधर अदर वर्ड्स है, बीच में वर्ब चाहिए था, नीचे वर्ब मिला। एंश्योर सुनिश्चित करता है, डायरेक्ट दिशा निर्देश देता है, फोकसेस। अब एंश्योर के बाद ऑन नहीं लगता है, डायरेक्ट के बाद ऑन नहीं लगता है, सस्टेन के बाद ऑन नहीं लगता है, फोकस के बाद ऑन लगता है, तो यही आंसर होगा 23 का सी। फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी, यूनिटी के एक्सपीरियंस पर फोकस करता है, इवन आफ्टर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेज ऑफ कल्चरल, जबकि हम देखते हैं कि यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस बहुत अधिक हैं, सोशल डिफरेंसेस बहुत अधिक हैं, फिजिकल डिफरेंसेस शारीरिक बनावट में अंतर है, लिंग्विस्टिक भाषाई यहाँ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, धार्मिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, राजनीतिक, वैचारिक और मनोवैज्ञानिक अंतर देखने को मिलते हैं, और इन सब के बावजूद यहाँ यूनिटी कायम रहती है। यही भारत की एक यूनिकनेस है और इसीलिए भारत को बेस्ट कंट्री कहा गया है। अ नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज मेक यूनिटी मोर डैश। नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज, चूंकि यहाँ डाइवर्सिटीज बहुत अधिक संख्या में है तो यह यूनिटी को मोर डैश बना देती है, एकता को एक डैश बना देती है, तो यहाँ होगा कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या होगा, चूंकि बहुत सारी चीजें यहाँ चर्चा में आई हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स होगा। न्यूट्रल और इंडिफरेंट मीन्स उदासीन होता है, सिंपल मीन्स साधारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, आप इसका आंसर दे दें जल्दी से। पीपल in India are united in spite of the
मच डाइवर्सिटी ऑफ रेसेज, एक ही बात बार बार कही गई है जी। यहाँ रेसेज में बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, रिलीजन में देखने को, कास्ट में सब कास्ट, उपजाति, कम्युनिटीज, संप्रदाय, लैंग्वेजेज। अब वहाँ लिंग्विस्टिक्स कहा गया था, यहाँ लैंग्वेजेज कहा जा रहा है। अच्छा, डायलेक्ट्स जान ले, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेजेज एंड डायलेक्ट्स। क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज को हम डायलेक्ट कहते हैं, और लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज है, भाषा है। पीपल इन इंडिया आर हाईली स्पिरिचुअल, भारत में लोग काफी अधिक आध्यात्मिक होते हैं। एंड गॉड डैश होते हैं इन नेचर, यानी स्वभावतः भारत के लोग जो होते हैं वो ईश्वर से डैश करते हैं, ईश्वर से डरते हैं भाई। ईश्वर से भारत के लोग डरते हैं, बाकी कोई होने वाला नहीं है। तो दे गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन्स रिलीजन, और इसीलिए वे हर किसी के धर्म को सम्मान देते हैं, रेगार्ड करते हैं हर किसी के धर्म का। तो 25 का आंसर ए होगा, और इसी के साथ आज का क्लास होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास, एंड गुड नाइट।